नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां कीराबेन को कोरोना टीके का पहला डोज लग चुका है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, यह बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी मां ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। मैं हर किसी से आपके आसपास के लोगों की मदद करने और उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने का आग्रह करता हूं। जो टीका लगवाने के पात्र हैं वे अपने निकटतम केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवाएं, ऐसी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के लिए अब आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन उमा भारती पहुंची थी और यहां पर उन्होंने मीडिया से बात की। कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की और कहा कि उन्हें संघ में जाना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी को संघ में जाना चाहिए, जिससे वो अनुशासन सीख पाए। बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए टीएमसी के लिए बोला कि वो चुनाव में महज 35 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। देश को, राज्य को और दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिले। दीदी, राहुल गांधी सिंधिया को वापस बुला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? हम उनको कहेंगे वो कुछ दिनों के लिए संघ की शाखाओं में जाया करें। दीदी, जैसे ममता दीदी वो बहाने बना रही है चोट लगने के, क्या कहते हैं हम इसमें? मैं कुछ नहीं कह सकती इस पर, बात पूरी खोलने दीजिए। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पर जैसा बहुमत 2003 में आएगा वैसा आएगा। मतलब मुझे लगता है कि टीएमसी 30-35 सीटों पर रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की कर लेते हैं। तो कांग्रेस ओरछा में अपने विधायकों का शिविर लगाने जा रही है। तो ऐसे में क्या राम भक्ति बीजेपी से छीनने की कोशिश हो रही है? और साथ ही क्या 2023 की तैयारी सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ पार्टी कर रही है? एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर निर्माण के शुरू होने के साथ राम के नाम पर वोट बटोरने की कवायद फिर जोर पकड़ती नजर आ रही। बीजेपी से राम भक्ति को हथियाने में लगे दूसरे सियासी दलों ने अब राम की नगरी ओरछा में बड़े आयोजन कर खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताने की कोशिश तेज कर दी। कांग्रेस ओरछा में विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग लगाने की तैयारी में। कमलनाथ अपनी टीम को अप्रैल महीने में ओरछा में मिशन 2023 का मंत्र देने की तैयारी कर रहे। कांग्रेस 6 और 7 अप्रैल को ओरछा में कांग्रेस विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रही। फील्ड में निकलो, फील्ड में बात करो, कांग्रेस को परिणाम लाके दो इन विधानसभाओं का, तब हम बैठ के राहुल जी सुने इस बात। यदि नगरीय निकाय चुनाव घोषित नहीं हुए तो 6 और 7 तारीख को ओरछा में हम अपने सारे विधायकों के साथ 2 दिन प्रशिक्षण तो नहीं बोले, कार्यशाला है और मंथन 2 दिन का कार्यशाला रहेगी। वहीं राम की नगरी में कांग्रेस के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सत्ता में रहते हुए कमलनाथ ने ओरछा महोत्सव का आयोजन किया था और सत्ता से नमस्ते उनका हो गया था। एक बार फिर सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस पार्टी ढोंग करने का काम कर रही है, लेकिन रामलला की कृपा अब कांग्रेस पर नहीं बरसेगी। वहीं रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पहले हुए प्रशिक्षण का हश्र ये हुआ कि कई विधायक दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए। ओरछा में राजा राम है, रामलला का ओरछा है और ओरछा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करके ये बताने की कोशिश कर रही कि वो राम की है, बल्कि कांग्रेस राम की नहीं है। वही कांग्रेस है जिसने अयोध्या में भगवान राम को काल्पनिक कहा था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर, जिसके वकील कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि राम तो काल्पनिक है, जिसने राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया। ये वही कांग्रेस है जिसने राम पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाए। ये वही कांग्रेस है। कांग्रेस अपना शिक्षण प्रशिक्षण यहाँ करे वहाँ करे जहाँ करे, लेकिन उस प्रशिक्षण के बाद में करती क्या है? वो पिछले जो प्रशिक्षण हुए उनके बाद में जो कांग्रेस के नेताओं ने किया वो सबके सामने है। मार्च की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राम की नगरी ओरछा में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और इसी के साथ यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का खाका खींचा था। अब कांग्रेस भी ओरछा में अपने विधायकों को प्रशिक्षित करने की तैयारी में है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि कायम रखने की कोशिश में है?
अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश भर में अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में है और इसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 12 मार्च को करने वाले हैं। इसके बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इसको पूरे प्रदेश में लॉन्च करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश के समस्त जिला और मंडलों में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद किया जाएगा। अमृत महोत्सव में स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोजन को लेकर रजनीश अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला सरकार ने किया है और इसके लिए राज्य सरकार पैसा भी देगी। इसमें हमारे संसद सदस्यों ने कल अपने स्थान की सूचना दी है, वो मैंने मध्य प्रदेश सरकार को और पार्टी दोनों को भी भिजवाई है। हमने कांग्रेस के एमपीज को भी हमारे कार्यालय ने बात की थी। जिन जिन लोगों ने सहमति दी है वो सूची हमने मध्य प्रदेश सरकार को पहुंचाई है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि पूरे 52 जिलों में एक कार्यक्रम होगा एक साथ, जहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया जाएगा। जो संसद सदस्य जिन जिन स्थानों पर जा रहे हैं वहां पर भी सरकार ही उनके कार्यक्रमों की चिंता करेगी। तो ऐसे कुल मिलाकर 75 स्थानों पर ये कार्यक्रम होगा। अपराह्न उन्होंने ये भी तय किया है कि 400 से ज़्यादा स्थानीय निकायों में वो किसी योजना के तहत धनराशि भी डालने वाले हैं। ये उनके कार्यक्रम की शुरुआत का उनका अपना प्रारूप है, मैं उनको बधाई देता हूँ। सरकार कैसे शुरुआत करेगी इसकी, सर कहाँ से करेगी? नहीं, साबरमती से आदरणीय प्रधानमंत्री संकल्प करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जनता के लिए बनाए गए नियमों का न केवल वो पालन कराए बल्कि खुद भी पालन करे। लेकिन अमूमन जब त्योहार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है तब हमने देखा है कि कुछ खास वीवीआईपी जो अपने आप को मानते हैं वो दाखिल हो जाते हैं और श्रद्धालु तकते रह जाते हैं। ऐसा ही मंदसौर में भी हुआ। खबर क्या है इस बात को समझिएगा। बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने प्रोटोकॉल तोड़ा, पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन किए। आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, बड़ी संख्या में भक्त कतारों में खड़े हुए भगवान के दर्शन करने का इंतजार करते रहते हैं और ऐसे में कुछ नियम होते हैं कि गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। यही नियम यहाँ पर भी था। मंदिर के पुजारियों ने सांसद की पूजा अर्चना करवाई। सांसद के साथ उनके कई समर्थक गर्भगृह में घुस गए और मंदिर में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। महाशिवरात्रि के मौके पर दरअसल मंदिर के गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु का प्रवेश वर्जित था। बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता अपने समर्थकों के साथ आए और मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हो गए। सांसद इलाके के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर वो नियम तोड़ेंगे तो आम श्रद्धालु किस तरह से नियमों का पालन करेंगे, ये सोचने वाली बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले खबर की बात करते हैं। इंदौर में सीएम की तरफ से भू माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, इसके बाद जिला प्रशासन एक्शन में है और लगातार कार्रवाई कर भी रहा है। न्याय नगर सोसाइटी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही भू माफिया बब्बू छब्बू समेत 9 लोगों के खिलाफ खजराना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस ने भू माफिया छब्बू को पकड़ लिया है। इसके बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश डाल रही है। आपको बताएं कि इंदौर के कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मंच से बब्बू छब्बू पर कार्रवाई की बात कही थी। इधर भोपाल में इंदौर की तर्ज पर 7 सोसाइटी के पीड़ितों को प्लॉट दिए जाएंगे। सहकारिता विभाग ने इन लोगों की लिस्ट भी बनाई है जिनको प्लॉट के कागजात दिए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं और बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां तिलवारा क्षेत्र में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां पर एक भाई ने अपनी बहन की शादी से नाराज होकर उसके पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने मृतक का कटा हुआ सिर लेकर वो थाने पहुंच गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं से इस हत्या से दुखी होकर मृतक की पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। काट के हंसिया से काट के उसकी थाने लेके पहुंच गया कि मैंने उसकी हत्या कर दी।
उसके बाद पुलिस उसकी निशादेही पे यहाँ टीआई सब वगैरह आए, हमें सूचना मिली, हम अब वरिष्ठ अधिकारियों ने सूचना दी, हम लोग यहाँ पर आए, उसकी लाश को किया, पंचनामा कार्रवाई की। उसी बीच में हम लोग को सूचना मिली कि जो जिस लड़की को लेकर भागा था वो पूजा शुक्ला को, उसने भी अपने घर में सुसाइड कर लिया है और फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। इस पे आके उसकी पंचनामा कार्रवाई की। FSL मैडम आई, हम एडिशन साहब हैं, सभी लोग हैं, पूरी स्टाफ। पहले भी कोई विवाद हुआ था क्या आरोपी और मृतक? आरोपी विवाद का कोई विवाद की सूचना नहीं थी, उसने ले आके भाग कर सारी जरूर कर ली। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर भी जबलपुर से है, जहां पर आरपीएफ ने एक युवक को 11 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। इस युवक का नाम अनिल सोनी बताया जा रहा है और ये बता रहा है कि ये खुद सराफा कारोबारी है जो बिजनेस के लिए ये रकम लेकर जा रहा था और चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया। गलत रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो आरपीएफ ने जब पूछताछ की तो उसने विवाद शुरू कर दिया। आरपीएफ ने युवक की तलाशी ली तो उसके पास जो बैग था उसमें से 11 लाख रुपए नकद मिले। उसने बताया कि वो सराफा कारोबारी है और 11 लाख रुपए कैश लेकर मुंबई में किसी ज्वेलर से सोना चांदी खरीदने जा रहा था। फिलहाल आरपीएफ ने अनिल सोनी नाम के इस आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके पास से 11 लाख रुपए जो मिले उसे जब्त करते हुए हवाला कारोबार के मद्देनजर मामले की सूचना आयकर विभाग को दी है। इसके पहले अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक करीब 4 बार हवाला की रकम स्टेशन से बरामद हो चुकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सिरफिर आशिक ने आग लगाई है। 2 बच्चों के पिता ने नाबालिग को आग के हवाले कर दिया है, खुद को भी आग लगा ली है। एक तरफा प्यार का यह मामला बताया जा रहा है और इस मामले में यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो नाबालिग है वो 50% झुलस चुकी है। आरोपी भी आग से झुलसा है। रायपुर के सेरीखेड़ी गांव की यह घटना बताई जा रही है, जिन्हें अबनपुर अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है, भर्ती करवाया गया है। आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, क्या ताजा जानकारी? जी दिवस, देखिए इस तरह से जो सरफिरे जो आशिक है उसकी करतूत की वजह से आज 2 परिवार पूरी तरह से बिखरा हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से 2 बच्चे के पिता गगन पोरते ने एक गांव के ही नाबालिग को जबरदस्ती करने का प्रयास किया और उसे जो है अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास किया। जब नाबालिग ने इसका विरोध किया, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला ये निकलकर सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त दुर्ग से मिल रही है, वो आप तक पहुंचा देते हैं। दुर्ग के बठिना कांड में नया खुलासा हुआ है। मृतक के बेटे संजू पर किसानों का पैसा बकाया था। 17 किसानों के उसने 6,40,000 रुपये नहीं चुकाए हैं। मृतकों ने संजू के माध्यम से धान बेचा था। पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आ रही है। तो 6 मार्च को 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिली थी। आत्महत्या या हत्या का सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि किसानों का पैसा अभी बकाया बताया जा रहा है। तो 17 किसानों के 6,40,000 रुपये अभी नहीं दिए गए हैं। कृषकों ने संजू के माध्यम से धान बेचा था और अब इस एंगल पर भी जांच पड़ताल को रखी है। सहयोगी मिथिलेश जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या ताजा जानकारी? मिथिलेश, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इस पूरे मामले में अब आगे किस तरह से जांच बढ़ रही है? जी दीपेश, बताना चाहूंगा कि बठैना कांड में एक नया खुलासा किया है पुलिस ने, जिसमें पुलिस का आंसर यह है कि मृतक के जो बेटा संजू था उसने 17 किसानों के से धान लिया था और उसके करीब 6,40,000 रुपए बकाया थे, जिनका उन्होंने लौटाया नहीं था। तो इस वजह से वो काफी परेशान थी। तो पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है। करीब 6 दिन पूर्व ये घटना हुई थी। उसके बाद में अभी करीब 50 लोगों से ये बयान लिए गए हैं, जिसमें ये जानकारी लगी। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े थे। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।